स्पेसिफिक एरियाज़ कौन से हैं टू असेस एट ईच विज़िट? सबसे पहले वुमेन जो है उससे हमने पूछना है स्पेसिफिकली अबाउट देयर रिकवरी, जिसमें हम क्या चीज़ें कवर करेंगे। हमने बॉवल और ब्लेडर फंक्शन का पूछना है, फटीग एंड हेडेक, ठीक है, पेरिनियम, इवन आफ्टर सी सेक्शन भी, या फिर अगर उनकी वजाइनल डिलीवरी भी हुई है तो दोनों केसेस में हमने पेरिनियम से रिलेटेड भी इंक्वायर करना है। न्यू बॉर्न की हेल्थ कैसी है, ठीक है। एक बात क्रूशली याद करें कि वुमेन जो है मस्ट बी प्रोवाइडेड विद द इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेंजर साइंस आपने उसको ज़रूर समझाने हैं और उसको इमोशनल सपोर्ट भी देनी है, ठीक है। डेंजर साइंस अगर होते हैं तो वो आपको बताएगी कभी, तो इसलिए वो भी आपने एक्सप्लेन करने हैं अलॉन्ग विद द कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। अब अपना कॉन्टैक्ट भी मिडवाइफ देगी, ठीक है। अब आ जाए जो है रूटीन टेस्ट इंटरवेंशंस। ओनली टेस्ट जो कि हर जो है वुमेन में होता है, ओनली रूटीन टेस्ट एवरी पोस्ट नेटल विजिट पे इन द फर्स्ट वीक, वो होता है मैटरनल ब्लड प्रेशर। मदर का ब्लड प्रेशर लाजमी जो है वो चेक करना होता है, ठीक है, हर पोस्ट नेटल विजिट पे। अदर एग्जामिनेशन जो है वो डिटरमाइन होती हैं बाय मदर्स कंडीशन एंड सिम्टम। फॉर एग्जांपल अगर ऑफेंसिव किस्म का वेजाइनल लॉस हो रहा है या इन्फेक्शन के साइंस हैं तो उस केस में हम मदर की पल्स भी चेक करेंगे, टेम्परेचर और यूट्राइन इन्वोल्यूशन को असेस करेंगे कि वो सही इन्वॉल्यूट हुआ है, ठीक है। दूसरा, अगर पोस्टपार्टम हेमरेज है या एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें भी यूट्राइन इन्वॉल्यूशन को असेस करना है, पल्स देखनी है, बीपी देखना है, ठीक है। अनीमिया चेक कैसे करेंगे? हीमोग्लोबिन को मैंने आपको बताया ना कि डे 1 से लेकर 3 तक हम चेक करते हैं अनीमिया, हीमोग्लोबिन लेवल। तो उसमें साथ में हम एंटीनेटल अनीमिया, ठीक है, जिस मदर को यानी एंटीनेटल अनीमिया थी तो उसमें स्पेशली हमने लाजमी अनीमिया चेक करनी है, जिस मदर की कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी हुई है या जिसको पोस्टपार्टम हेमरेज हुआ है, ठीक है। ट्रीटमेंट में मैंने आपको बताया हम आयरन देंगे जो अनीमिक है और ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा वेरी सिम्टमेटिक है या हीमोग्लोबिन 7 से भी कम है तो उसको ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। फिर रेसिस प्रोफाइलेक्सिस आती है, एंटी डी रीसिस जो होती है ना, एंटी रीसिस डी इम्यूनोग्लोबुलिन, वो हमने सारी रीसिस डी नेगेटिव मदर्स को देनी होती हैं ऑफ द जिसका बच्चा रीसिस डी पॉजिटिव हो, ठीक है, तो मदर को हम ये इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे। इम्यूनाइजेशन की बात करें, मदर्स जो कि रुबेला नॉन इम्यून होती हैं तो उनको इम्यूनाइजेशन देंगे। 2 वीक पोस्ट नेटली पे क्या करना है, वुमेन से हमने रेजोल्यूशन ऑफ द बेबी ब्लूज़ के बारे में लाजमी पूछना है कि अगर आपको जो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन ब्लूज़ जिसको कहते हैं वो अगर हुए हैं तो अभी वो मसला सही हो गया है तो 2 वीक्स के बाद उसका लाजमी पूछना है, ठीक है। फिर आती है फॉर्मल पोस्ट नेटल एग्जामिनेशन। थोड़ी सी इसने यहाँ पे समझाइए कि फॉर्मल एग्जामिनेशन जो है ना 6th वीक पोस्टपार्टम पे करनी होती है, 6 हफ्ते पे, 6 हफ्तों का परप्यूरियम होता है, उसके बाद हमने करनी होती है। टिपिकली जनरल प्रैक्टिशनर करता है या फिर ऑब्स्टेट्रिशियन, अगर डिलीवरी कॉम्प्लिकेटेड थी तो ऑब्स्टेट्रिशियन करेगी। एग्जामिनेशन में करना क्या है, वुमेन की मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को जो है असेस करना है और बेबी की प्रोग्रेस भी देखनी है, ठीक है, मदर की फिजिकल मेंटल एंड बेबी की प्रोग्रेस। तो उसमें जो की क्वेश्चंस होते हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस मस्ट बी आस्क्ड। आपने यूरिनरी, बॉवल और सेक्सुअल फंक्शंस का पूछना है, जैसे कि इनकॉन्टिनेंस का, डिस्पेरियूनिया का, पेनफुल सेक्स। तो ये वैसे एम्बैरेसिंग इश्यूज़ होते हैं और वुमेंस जो है वो रेडिली वॉलंटियर नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा आपने चेक क्या करना है, वेट चेक करना है, यूरिन एनालिसिस, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे और एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे एज़ रिक्वायर्ड। सर्वाइकल स्मेयर अगर जो है ड्यू है तो वो भी हम ले सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल यही है कि 3 मंथ पोस्टपार्टम पे सर्वाइकल स्मेयर लिया जाता है, 3 मंथ पे, ठीक है। कंट्रासेप्शन, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस और जो इन्फेंट की इम्यूनाइजेशंस हैं, ये चीज़ें भी आपने लाजमी डिस्कस करनी होती है। ये आ गया फॉर्मल पोस्ट नेटल एग्जामिनेशन 6 वीक, ठीक हो गया। अब थोड़े से ये टेबल रह गए हैं, जिसमें सबसे पहले एक ये टेबल था 15.1, इसमें मिनिमम पोस्ट नेटल केयर पैकेज रिकमेंडेशंस हैं बाय नाइस 2021 एंड WHO 2013। अच्छा, ये चीज़ें जो है न्यू एडिशन में है, पुराने एडिशन में नहीं है। तो इसमें देखिए नाइस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो मिनिमम पोस्ट नेटल केयर है उसमें ये है कि डिस्चार्ज होम एट 6 आवर्स आफ्टर द फैसिलिटी बर्थ, ठीक है, अगर अनकॉम्प्लिकेटेड है तो 6 घंटों में भी डिस्चार्ज कर देना होता है। फर्स्ट पोस्ट नेटल विजिट होगा विद इन द 36 आवर्स, 36 आवर्स के अंदर फिर मिडवाइफ जाएगी और पहला अपना पोस्ट नेटल विजिट करेगी मदर के पास कि वो ठीक ठाक है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई, ठीक है। और विजिट बाय द हेल्थ विजिटर इन द फर्स्ट 7 डेज इफ़ नॉट विजिटेड एंटीनेटली। हेल्थ विजिटर फिर 7 दिनों में ही आएगा, पहले 7 दिनों में विजिट करने आएंगी, ठीक है। वो तो मिडवाइफ थी, हेल्थ विजिटर
होम विजिट्स एट 7 to 14 डेज़, ठीक है, 7 to 14 डेज़ के दरमियान वो होम विजिट करेंगी। और जनरल प्रैक्टिशनर जो पोस्ट नेटल रिव्यू होता है वो 6 to 8 वीक्स के दरमियान, ठीक है, पोस्ट नेटली हो गया ये। तो WHO के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, मिनिमम जो 24 घंटों का स्टे होना चाहिए आफ्टर फैसिलिटी बर्थ, जैसे हॉस्पिटल वगैरह है तो वहाँ पे मिनिमम 24, लेकिन नाइस कहती है कि 6 घंटों के अंदर कर सकते हैं, लेकिन WHO के अकॉर्डिंग 24 घंटे वहाँ हॉस्पिटल में रहना चाहिए। नाइस में हमने कहा कि पोस्ट नेटल पहला विजिट 36 आवर्स के अंदर मिडवाइफ करेगी, लेकिन WHO कहता है कि होम विजिट बाय हेल्थ वर्कर विद इन 24 आवर आफ्टर द होम बर्थ। इसी तरह होम विजिट एट डे 2 और 3 बाय हेल्थ विजिटर, ठीक है, होम विजिट डे 2 या 3 पे होम हेल्थ वर्कर करेगा। लेकिन हमने देखा कि नाइस कहती हैं कि विजिट बाय हेल्थ विजिटर इन फर्स्ट 7 डेज़ इफ़ नॉट विजिटेड इंडिरेक्टली। इसी तरह होम विजिट इन 7 to 14 डेज सेम ही है बाय हेल्थ वर्कर। पोस्ट नेटल रिव्यू एट 6 वीक विथ हेल्थ वर्कर, ठीक है, ये तकरीबन नीचे कंपोनेंट सेम ही है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा टेबल है 15.2। इसमें देखें इन्होंने मैटरनल हेल्थ के कंपोनेंट्स बताए हैं पोस्ट नेटल केयर विजिट में। तो पहला तो है पोस्ट नेटल असेसमेंट, मैंने आपको बताया कि हम फिज़िकल हेल्थ की करते हैं। नाइस के अकॉर्डिंग हमने फिज़िकल हेल्थ में मदर को इन्फेक्शन रिलेटेड सिम्टम्स के लिए देखना है, जैसे फ़ीवर वगैरह, पल्स रेट, निपल और ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट के बारे में, ठीक है, असेस करना है। जैसे डिलीवरी हो गई ना तो पोस्ट नेटल केयर में ये चीज़ें आती हैं, निपल एंड ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट तो नहीं है, पेन कहीं नहीं है, सिम्टम थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के, वेजाइनल डिस्चार्ज एंड ब्लीडिंग, अनीमिया के कोई सिम्टम, ब्लेडर का फंक्शन लाजमी असेस करना है, प्री एक्लेम्शिया के सिम्टम, बावल फंक्शन, हीलिंग ऑफ एनी वूंड, पेरिनियल है या सिजेरियन सेक्शन वो सही हील हो रहा है, उसमें इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, एग्जामिनेशन टू इंक्लूड टेम्परेचर, पल्स, पेलार एंड वूंड एग्जामिन भी पूरा करेंगे, और ब्लड प्रेशर टेस्ट करेंगे, एंड यूरिन फॉर प्रोटीन, ये प्री एक्लेम्शिया इनको रूल आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फिज़िकल हेल्थ हो गई, हमने पोस्ट नेटली असेस की। दूसरा जो टॉपिक्स हैं पोस्ट नेटल डिस्कशन के नाइस 2021 के अकॉर्डिंग, वो है द पोस्ट नेटल पीरियड एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट, पोस्ट नेटल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू सीक हेल्प, ठीक है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एंड हाउ टू सीक हेल्प, ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं इस डिस्कशन के, पोस्ट नेटल डिस्कशन। डेंजर साइंस के बारे में और उसकी हाउ टू सीक हेल्प, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, फटीग, डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, स्मोकिंग, एल्कोहल एंड ड्रग यूज़, सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड कॉन्ट्रासेप्शन, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। लास्ट में इसने बताया है एडिशनल टॉपिक्स इन द लो या जो मिडिल इनकम सेटिंग्स हैं उनमें जो हमने डिस्कस करने होते हैं वो है WHO 2013 के अकॉर्डिंग। वहाँ पे हमने इम्पोर्टेंस बर्थ स्पेसिंग की, ठीक है, हाइजीन एंड हैंड वॉशिंग, सेफर सेक्स एंड कॉन्डम्स, importance of bed nets at night in malaria endemic areas, early mobilization and adopting gentle exercise with plenty of rest, रूटीन ओरल आयरन एंड फोलेट सप्लीमेंट्स, ठीक है। तो ये एडिशनल टॉपिक्स इन्फेंट केयर के और ब्रेस्ट फीडिंग के जो हैं उन रेलेवेंट सेक्शंस में, चैप्टर्स में हमने कवर किए, ठीक है। डिफरेंट जो है यहाँ पे हमने कंपोनेंट्स देखे, मैटरनल हेल्थ कंपोनेंट्स ऑफ द पोस्ट नेटल केयर विजिट। अच्छा, एक और ये जो छोटा सा टेबल है 15.2, इसमें इन्होंने एक्सप्लेन किए हैं साइंस एंड सिम्टम ऑफ पोटेंशियली सीरियस जो पोस्ट नेटल कंडीशंस होती हैं जिसके लिए वुमेन को सीक करनी होती है इमीडिएट मेडिकल एडवाइस। वो कौन से हैं साइंस एंड सिम्टम देखें, सडन या वेरी हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग अगर उसको हुई है, ठीक है, डिलीवरी के बाद, या परसिस्टेंट या इंक्रीज वेजाइनल ब्लीडिंग है, मुसलसल या बढ़ती जा रही है, या क्लॉट्स का पैसेज हो रहा है, या प्लेसेंटल टिश्यू या मेम्ब्रेन का पैसेज हो रहा है। तो ये कंडीशन कौन सी इंडिकेट हो रही है, रिटेन्ड प्लेसेंटल टिश्यू या ये एंडोमेट्राइटिस है, ठीक है। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और सीरियस कंडीशन है, इसको जल्दी जो है वुमेन ने सीक करना होगा। तो ये चीज़ें हमने समझानी भी होती हैं, अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आपने जल्दी हमसे कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। दूसरा है एब्डोमिनल या उसको पेल्विक या पेरिनियल पेन हो रहा है, फीवर भी है, शिवरिंग हो रही है या वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है और उसमें से अनप्लेजेंट स्मेल आ रही है, पेन वगैरह और डिस्चार्ज, फीवर, तो ये इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है। इसी तरह अगर कोई वुमेन है जिसको डिलीवरी के बाद लेग स्वेलिंग हो रही है, टेंडरनेस है, साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी है, तो ये वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो सकता है। इसके अलावा चेस्ट पेन से अगर है, चेस्ट पेन डिलीवरी के बाद वुमेन को, तो वो वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म या कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरह परसिस्टेंट या सिवियर हेडेक
वो हाइपरटेंशन को इंडिकेट करता है। प्री एक्लेम्शिया को पोस्ट ड्यूरल पंचर हेडेक, ठीक है, ये जो एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन है, पोस्ट ड्यूरल पंचर हेडेक, माइग्रेन, इंट्राक्रेनियल पैथोलॉजी हो सकती है, या वो इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो हेडेक जो है इन चीज़ों को इंडिकेट करता है, प्री एक्लेम्शिया, पोस्ट ड्यूरल पंचर हेडेक, माइग्रेन, इंट्राक्रेनियल पैथोलॉजी या इन्फेक्शन। तो परसिस्टेंट या सीवियर अगर है हेडेक तो वो हाइपरटेंशन को इंडिकेट करता है। वर्सनिंग या रेडनिंग, ठीक है, वर्सनिंग रेडनिंग वर्स्ट हो रही है या स्वेलिंग हो रही है अगर ब्रेस्ट की, और वो स्वेलिंग परसिस्ट कर रही है फॉर मोर देन 24 आवर डिस्पाइट द सेल्फ मैनेजमेंट, तो ये मैस्टाइटिस को इंडिकेट करता है। ठीक हो गया, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमने सारा जो है पोस्ट नेटल विजिट्स का टॉपिक कंप्लीट किया। उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं, नॉर्मल परप्यूरियम भी हमने कवर किया। अब आ जाते हैं सबसे पहले मेजर टॉपिक पे, विच इज़ द परप्यूरल डिसऑर्डर्स। अच्छा, परप्यूरल डिसऑर्डर्स में हम जो टॉपिक कवर्स करेंगे वो उसमें हाइपरटेंशन है, सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज ये भी इम्पॉर्टेंट है, ऑब्स्टेट्रिक पाल्सी, ठीक है, ये सारे परप्यूरल डिसऑर्डर हैं। ऑब्स्टेट्रिक पाल्सी क्या है, सिम्फाइसिस प्यूबिस डायस्टेसिस, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, परप्यूरल पायरेक्सिया, चेस्ट कॉम्प्लिकेशंस, जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शंस एंड परप्यूरल सेप्सिस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, परप्यूरल सेप्सिस। तो सबसे पहला देख लें है हाइपरटेंशन। यहाँ पे इसने समझाया है कि प्रेगनेंसी के दौरान वुमेंस जिनको हाइपरटेंशन होती है ना, उनको हम केयरफुली मैनेज करना होता है, हम मॉनिटर करेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव देते हैं, और टाइम्ड डिलीवरी करनी होती है ताकि उसको कॉम्प्लिकेशंस ना हो, ठीक है। लेकिन हाइपरटेंसिव वुमेन की बात हो रही है, बच्चे के बर्थ के बाद आफ्टर द चाइल्ड बर्थ हाउएवर उनको लेस अटेंशन दी जाती है, इवन दो दे रिमेन एट सिग्निफिकेंट रिस्क फॉर द फर्स्ट वीक तक भी उनको ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन डिलीवरी हो गई तो उनको कम अटेंशन दी जाती है हमारे सेटअप में। तो नियरली कह रहा है कि हाफ ऑफ ऑल एक्लेम्शिया फिट्स जो हैं वो होते ही पोस्ट नेटली हैं, डिलीवरी के बाद, और ये हाईएस्ट रिस्क टाइम होता है फ्लूइड ओवरलोड का, ठीक है। तो दोज विद द सीवियर प्री एक्लेम्शिया जिनको हुआ है उनको हमने मैनेज करना होगा फॉर द फर्स्ट 24 आवर ऑन द हाई डिपेंडेंसी यूनिट, यानी HDU में हम उनको मैनेज करते हैं जिनको फर्स्ट 24 आवर में एक्लेम्शिया हुआ है, फिट्स हुए हैं, जो सीवियर प्री एक्लेम्शिया हुआ है, ठीक है। तो HDU में अनटिल कि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो जाता और अच्छी डायूरेसिस नहीं हो जाती। लेकिन वो जिनको माइल्ड टू मॉडरेट प्री एक्लेम्शिया हुआ है ना, तो उसको हम पोस्ट नेटल वार्ड में ही मैनेज कर रहे होते हैं ऐसी फीमेल्स को, जब तक कि वो स्टेबल नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कि HDU में किसको करेंगे, पोस्ट नेटल वार्ड में। दे शुड कंटिन्यू एनी एंटी नेटली प्रिस्क्राइब्ड एंटी हाइपरटेंसिव जो वो पहले खाती थी, विद द एम ऑफ कीपिंग, उन्होंने अपने ब्लड प्रेशर को 150/100 मिलीमीटर मर्क्यूरी से कम रखना है। अच्छा, लेबिटालोल या फिर स्लो रिलीज़ जो निफिडिपिन है ना, ये गुड चॉइसेस होती हैं इसके लिए, स्लो रिलीज़ निफिडिपिन और लेबिटालोल, ठीक है। और ये कॉमनली नीडेड होती हैं फॉर 1 to 2 वीक पोस्ट नेटली, डिलीवरी हो गई उसके बाद भी ये 2 हफ्तों तक तकरीबन खानी होती हैं। अच्छा, वैसे जो फर्स्ट लाइन थेरेपी होती है ना न्यू ऑनसेट पोस्ट नेटल हाइपरटेंशन की, डिलीवरी सही थी, पहले BP नॉर्मल होता था बच्चे प्रेगनेंसी के दौरान भी, बर्थ, अब डिलीवरी के बाद न्यू ऑनसेट अगर पोस्ट नेटल हाइपरटेंशन हुई है तो उसमें हमने फर्स्ट लाइन थेरेपी क्या देनी होती है, निफिडिपिन या एम्लोडिपिन, ठीक है। इफ़ ऑफ अफ्रीकन ओरिजिन की है वुमेन तो उसको एम्लोडिपिन, या फिर हम इनेलाप्रिल भी दे सकते हैं अगर वो यूरोपियन ओरिजिन की है, ठीक है। तो ये डिफरेंट है एंटी हाइपरटेंसिव। अच्छा, मोर कंट्रोल के लिए इनको हम कंबाइन करके भी दे सकते हैं, या फिर हम एटिनालोल या लेबिटालोल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो निफिडिपिन, एम्लोडिपिन, एनालाप्रिल ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लेकिन अच्छा और ज़्यादा कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर नहीं हो रहा, तो इनको कंबाइन करके या फिर इनमें एटिनालोल या लेबिटालोल ऐड करके देंगे। घर पे ब्लड प्रेशर को हम कैसे मेजर करते हैं, हर 2 दिन पे मेजर करना है, और डोज़ को आधा कर देंगे, हाफ़ कर देंगे व्हेन इट इज़, अगर BP अब कंट्रोल हो रहा है लेस देन 140/90 मिलीमीटर मर्क्यूरी है तो डोज़ को आधा कर देंगे। वो जो कि अभी भी स्टिल एंटी हाइपरटेंसिव हैं, BP कंट्रोल नहीं हो रहा, अभी भी बढ़ा हुआ है, 6 हफ्ते हो गए, परप्यूरम का भी टाइम पीरियड गुजर गया है पोस्टनेटली, तो ऐसी वुमेन को फिर हमें स्पेशलिस्ट असेसमेंट के लिए रेफ़र करना होगा। वुमेन शुड बी इन्फॉर्म्ड दैट द रिकरेंस रिस्क जो है प्री एक्लेम्शिया का वो 15% होता है, हायर है स्टिल इफ़ इट वाज अर्ली ऑनसेट, लेकिन इसकी रिकरेंस होती है, और उसका लॉन्ग टर्म रिस्क ऑफ डेवलपिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ डबल हो जाता है। ठीक हो गया।
तो ये डिफरेंट जो है हमने देखे पैरामीटर्स किस तरह से कंट्रोल करना है, और हाइपरटेंशन जो कि एक मेजर परप्यूरल डिसऑर्डर है, ठीक है, और उसको कैसे कंट्रोल करना है। उसके बाद आ जाए अगले कंपोनेंट पे, विच इज़ द सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज, सेकेंडरी पीपीएच। ये अगली कॉम्प्लिकेशन है। देखिए सेकेंडरी पीपीएच कैसे डिफ़ाइन करते हैं हम, एज अ फ्रेश ब्लीडिंग हो रही है फ्रॉम द जेनाइटल ट्रैक बिटवीन 24 आवर्स एंड 6 वीक आफ्टर डिलीवरी। 24 घंटों से ले के, और परप्यूरम का जो 6 हफ्ते होते हैं, 6 हफ्तों का पीरियड होता है ना परप्यूरम, इस पूरे टाइम पीरियड में अगर फ्रेश ब्लीडिंग हो रही है जेनाइटल ट्रैक से, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज। मोस्ट कॉमन टाइम जो होता है ना सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज का, वो होता है बिटवीन द डेज 7 एंड 14। 7 से 14 दिन के दरमियान डिलीवरी हो गई, उसके 7 से 14 दिन के दरमियान ये ब्लीडिंग होती है, फ्रेश ब्लीडिंग जिनमें होती है। वजह तो इसकी या तो एंडोमेट्राइटिस या एंडोमेट्रियम का इन्फेक्शन हुआ है, या अंदर कुछ रिटेन्ड प्लेसेंटल टिश्यू रह गया है, ठीक है। और ये बहुत मुश्किल होता है कि हम डिस्टिंग्विश करें कि ये एंडोमेट्राइटिस की वजह से हुआ है फीमेल को, या रिटेन्ड प्लेसेंटल टिश्यू की वजह से। तो क्लासिकली वुमेन जिसको एंडोमेट्राइटिस होगा, उसमें याद रखें कॉन्स्टेंटली लो एब्डोमिनल पेन रहेगा, और उसका यूट्रस जो है ना वो टेंडर होगा, ठीक है, विथ क्लोज्ड इंटरनल ऑस। ये साइंस आपने थोड़े से याद रखने हैं। जिसको एंडोमेट्राइटिस है और फ्रेश ब्लीड हो रहा है, तो उसमें कैसे प्रेजेंट करेगी, लो एब्डोमिनल पेन कॉन्स्टेंटली है, यूट्रस टेंडर है, इंटरनल ऑस उसका क्लोज्ड है। इन कंट्रास्ट जिस वुमेन को रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन की वजह से सेकेंडरी पीपीएच हुआ है, तो उसको क्रैम्पी लो एब्डोमिनल पेन होगा, क्रैम्प्स की फॉर्म में, यूट्रस लार्ज होगा, बड़ा होगा देन एप्रोप्रिएट, ठीक है। अगर हम 15.2 फिगर भी देखें, तो यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना कि इन्वोल्यूशन होती है यूट्रस की डे 1 पे। ये देखें ये अम्बिलाइकस है, ठीक है, यहाँ पे नीचे पेल्विस होगा, तो डे 1 पे 18 वीक जितना साइज्ड यूट्रस होता है डिलीवरी के पहले, डिलीवरी के बाद पहले दिन पे जस्ट बिलो द अम्बिलाइकस 18 वीक जितना होना चाहिए नॉर्मली, ठीक है। लेकिन 7 दिन हो गए हैं, 7 दिन पे 14 वीक जितना यूट्रस होना चाहिए। जिस तरह बेबी किसी ने कंसीव किया है और उसका 14 वीक जितना होता है ना यूट्रस, उतना होना चाहिए आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के 7 दिन पे, 7वें दिन पे 14 वीक जितना, ठीक है। लेकिन डिलीवरी के बाद 14 दिन पे 12 वीक जितना साइज़ होना चाहिए, ठीक है। तो यूट्रस वैसे अगर सिजेरियन सेक्शन जिसका होता है उनमें लार्जर मिलता है हमें, और जो मल्टी पैरस वुमेन है उसमें भी लार्जर मिलता है। ये सारा मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हाई पोस्ट नेटल यूट्रस के कॉज है फुल ब्लीडर, रेक्टम फाइब्रोइड, रेक्टम लोडेड है, या यूट्राइन इन्फेक्शन हुआ है, हेमाटोमा है, रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, ठीक है। तो ये याद रखिए कि डे 1 पे 18 वीक जितना, डे 7 पे 14 वीक, डे 14 पे 12 वीक। तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन ये कर रही थी कि अगर रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होगा तो क्रैम्पी लो एब्डोमिनल पेन होगा, और यूट्रस लार्जर होगा देन एप्रोप्रिएट, जितना उस टाइम पे होना चाहिए उससे बड़ा मिल रहा है हमें, इन्वोल्यूट सही नहीं हो रहा, ठीक है। और इंटरनल ऑस भी इसमें भी ओपन होगा, ठीक है। देयर इज़ ऑफन हिस्ट्री ऑफ प्रोलॉन्ग्ड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर और समटाइम पैसेज ऑफ बिट्स ऑफ प्लेसेंटल टिश्यू और मेम्ब्रेन। यानी वुमेन को जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर था जिसमें प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन्स डिलीवर की जाती हैं, वो उसका प्रोलॉन्ग की हिस्ट्री होगी कि मेरा ज़्यादा था थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, और उसमें भी पैसेज हो रहा होगा बिट्स का और प्लेसेंटल टिश्यूज़ का, मेम्ब्रेन्स का। तो इससे हमें इशारा मिलता है कि ये फ़ीमेल जो है सेकेंडरी पीपीएच वाली, इसको रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन वजह हो सकती है। अब दोनों ये जो एंडोमेट्राइटिस है या रिटेन्ड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, इनके सिम्टम्स जो हैं मे हैव द सिम्टम एंड साइंस ऑफ इन्फेक्शन। दोनों में इन्फेक्शन के साइंस हो सकते हैं। लो ग्रेड का फीवर, ठीक है, पंजन लोकिया यानी फाउल स्मेलिंग लोकिया होगा, यूट्राइन टेंडरनेस मिलेगी, ठीक है। वो जो ब्लीडिंग जिनमें हैवीली होती है तो उनको सर्कुलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, ठीक है। हैवी ब्लीड वाली को सर्कुलेटरी सपोर्ट, उसमें हमने फ्लूइड या ब्लड भी देना होगा, अलोंग विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीटॉक्सिक देने होंगे जैसे एर्गोमेट्रिन, और यूट्राइन इवैक्यूएशन करनी होगी। जो भी रिटेन प्रोडक्ट्स रह गए हैं उनको निकालना होगा, इवैक्यूएट करना होगा। एंटीबायोटिक हम तब देंगे अगर प्लेसेंटल टिश्यू हमें मिल रहा है, इवन विदाउट एविडेंस ऑफ ओवर्ट इन्फेक्शन, ठीक है। अगर प्लेसेंटल टिश्यू मिल रहा है तो हम एंटीबायोटिक देंगे, बेशक अगर इन्फेक्शन अभी नहीं भी हुआ फिर भी देने हैं। अगर ब्लड लॉस ज़्यादा नहीं है, एक्सेसिव नहीं है, तो यूज़ ऑफ पेल्विक अल्ट्रासाउंड करना होगा टू एक्सक्लूड द रिटेन प्रोडक्ट इज़ समटाइम यूज्ड। फिर भी अल्ट्रासाउंड करके रूल आउट करेंगे कि कोई रह तो नहीं गए रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन।
लेकिन इट इज़ ओनली हेल्पफुल इफ़ द यूट्रस इज सीन टू बी एम्प्टी। डेब्रिस, क्लॉट्स और फ्लूइड्स कॉमनली हमें विद इन द नॉर्मल पोस्टमार्टम यूट्रस में मिल सकते हैं, और उनकी प्रेजेंस का ये मतलब नहीं है कि ये मदर को जो है रिटेन प्लेसेंटल टिश्यू है, वो नॉर्मल भी हो सकता है, ये भी याद रखें, ठीक है। तो इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर डायग्नोसिस हम फिर एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करते हैं, हमने सिर्फ उस मदर को फिर एंटीबायोटिक्स एम्पिरिकल जो है स्टार्ट कर देने होते हैं। बाकी जो कॉजेज़ है सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज के, जैसे हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जैसे वॉन विली ब्रैंड डिजीज़ और ओकेजनली कोरियोकार्सिनोमा। तो इन बाकी सारे सेकेंडरी पीपीएच के कॉजेज़ को भी जो है वो हमने जहन में रखना है, ठीक है, कि ये भी हो सकते हैं। दैट्स इट। तो ये हो गया सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज। अब जो है अगला कंपोनेंट है ऑब्स्टेट्रिक पाल्सी। ऑब्स्टेट्रिक पाल्सी भी एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास आ जाता है, पोस्टमार्टम परप्यूरल डिसऑर्डर में आ जाता है। क्या होता है ये ऑब्स्टेट्रिक पाल्सी? ऑब्स्टेट्रिक पाल्सी या इसको हम ट्रॉमेटिक न्यूराइटिस भी कहते हैं, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक या दोनों जो लोअर लिम्स है ना, उसमें साइंस ऑफ मोटर और या फिर सेंसरी न्यूरोपैथी के साइंस डेवलप होंगे, एक या दोनों लोअर लिम्स में, ठीक है। डिलीवरी के बाद मदर को उसमें मोटर या सेंसरी न्यूरोपैथी के साइंस हो रहे हैं, तो उसको कहते हैं ऑब्स्टेट्रिक पाल्सी या ट्रॉमेटिक न्यूराइटिस। तो उसमें क्या प्रेजेंटिंग फीचर होता है? मदर को टांगों में इसमें शैटिक पेन होगा, फुट ड्रॉप होगा, पैरेस्थीजियाज, हाइपोएस्थीजिया, मसल वेस्टिंग, ठीक है, ये इसके प्रेजेंटिंग फीचर हैं ऑब्स्टेट्रिक पाल्सी के। तो इसमें जो मैकेनिज्म है इंजरी का वो है proximal nerve damage when the lumbosacral plexus and the nerve tracts are stretched and compressed by the fetal head as they cross the pelvic brim। जैसे ही बच्चे का हेड जो है pelvic brim तक आता है, उसको क्रॉस करता है ना, तो उससे मदर का जो lumbosacral plexus है ना, वो कंप्रेस हो जाता है। वहाँ पे जो यानी प्रॉक्सिमल नर्व डैमेज होता है, वहाँ पे लंबोसैक्रल प्लेक्सस और जो नर्व ट्रैक्स हैं ना, वो खिंचते हैं, स्ट्रेच होते हैं और फीटस के ही हेड से कंप्रेस हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ये होती है। इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज एसोसिएटेड विथ प्रोलॉन्ग्ड, या इसमें फिर मदर को ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होता है, ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रोलॉन्ग लेबर हो जाएगा या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होगा, और आजकल वैसे ये वेरी रेयर है फॉलोइंग द मॉडर्न लेबर मैनेजमेंट। अगर ऑब्स्टेट्रिक पैरालिसिस डेवलप हो जाती है नॉर्मल लेबर के बाद, तो फिर एपिड्यूरल कॉम्प्लिकेशंस और या फिर हर्निएशन ऑफ द लंबोसैक्रल डिस्क शुड बी एक्सक्लूडेड। ये दो चीज़ें आपने लाजमी रूल आउट करनी है। मदर की डिलीवरी हुई है, अगर आपको इस तरह की प्रेजेंटेशन मिल रही है, ऑब्स्टेट्रिक पैरालिसिस हो गई है, तो उसमें आपने दो चीज़ें रूल आउट करनी है कि ये एपिड्यूरल की कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है या लंबोसैक्रल डिस्क हर्निएट तो नहीं हुई, इसको एक्सक्लूड करना है। पार्टिकुलरली अगर वुमेन जो है बहुत ज़्यादा एग्जेजरेटेड लिथोटोमी पोजीशन में थी इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के लिए, तो उस केस में तो लाजमी आपने ये दो चीज़ें रूल आउट करनी है कि डिस्क हर्निएट तो नहीं हुई या एपिड्यूरल कॉम्प्लिकेशन। पेरोनियल नर्व की पाल्सी हो सकती है जब ये नर्व कंप्रेस हो। कहाँ पे होती है ये नर्व कंप्रेस? बिटवीन द हेड ऑफ द फिब्यूला एंड द लिथोटोमी पोल, रिजल्टिंग इन यूनिलेटरल फुट ड्रॉप, ठीक है, पेरोनियल नर्व से फिर यूनिलेटरल होगा। डेवलपमेंट ऑफ यूरिनरी एंड फीकल इनकंटिनेंस इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू द स्ट्रक्चरल डैमेज टू द एनल स्फिंक्टर मसल एंड सपोर्टिंग फेशिया, ठीक है। यूरिनरी और फीकल इनकंटिनेंस की जो डेवलपमेंट होती है ना, ये मोस्ट लाइकली स्ट्रक्चरल डैमेज की वजह से होती है, ठीक है, और एनल स्फिंक्टर मसल को स्ट्रक्चरल डैमेज होता है और सपोर्टिंग फेशिया को, तो उसकी वजह से मदर में फिर फीकल इनकंटिनेंस और यूरिनरी इनकंटिनेंस होगी। ठीक हो गया, दैट्स इट। ये था ऑब्स्टेट्रिक पाल्सी। उसके बाद अगली एक और कॉम्प्लिकेशन हमें परप्यूरम में मिलती है, परप्यूरल डिसऑर्डर है, वो है सिम्फाइसिस प्यूबिस डायस्टेसिस। अच्छा, सिम्फाइसिस प्यूबिस डायस्टेसिस क्या है? स्पॉन्टेनियसली खुद ही क्या होता है, सेपरेशन हो जाती है सिम्फाइसिस प्यूबिस की, अकर्स इन एटलीस्ट 1 in 800 विजाइनल डिलीवरीज, ठीक है। 1 in 800 विजाइनल डिलीवरीज में होता क्या है कि ये जो हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है, ये जो है आपस में सेपरेट हो जाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम सिम्फाइसिस प्यूबिस डायस्टेसिस। अब यूजुअली ये नोटिस होता है आफ्टर द डिलीवरी, और इसमें ज़्यादातर ये फोर्सेप्स डिलीवरी की वजह से होता है, ठीक है, फोर्सेप्स। और रैपिड, अगर जल्दी से रैपिड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर हुआ हो या बहुत ज़्यादा सिवियर एबडक्शन की हो मदर ने, थाइस की डिलीवरी के दौरान उसकी की गई हो, तो उसमें ज़्यादातर ये सिम्फाइसिस प्यूबिस डायस्टेसिस होता है, ठीक है। फोर्सेप्स डिलीवरी
रैपिड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर हुआ हो या सिवियर एबडक्शन ऑफ थाई। तो क्या कॉमन साइन एंड सिम्टम होते हैं यहाँ पर ना, मदर को सिम्फाइजियल पेन होगा जो कि वेट बियरिंग पे, वज़न उठाने पे ज़्यादा एग्रावेट होगा, चलने फिरने पे, और मदर का गेट भी वैडलिंग गेट होगा, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे प्यूबिक टेंडरनेस रहेगी, और यहाँ पे हमें पाल्पेबल इंटर प्यूबिक गैप मिलेगा, इतना गैप आ गया वो हमें पाल्पेबल होगा, ठीक है। ट्रीटमेंट यही है कि बेड रेस्ट देना है मदर को, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स देंगे पेन के लिए, फिजियोथेरेपी भी है, और पेल्विक कॉर्सेट होता है जो उसको सपोर्ट और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक हो गया। उसके बाद आती है अगली कॉम्प्लिकेशन, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी परप्यूरल डिसऑर्डर में आता है। वैसे थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़ का जो रिस्क होता है ना वो 5 फोल्ड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी और परप्यूरियम। तो मेजॉरिटी ऑफ द फैटल थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कब होते हैं? परप्यूरियम में ही होते हैं, और ये मोर कॉमन है आफ्टर द सिजेरियन सेक्शन, उसमें ज़्यादा कॉमन है, याद रखें। तो वो वुमेन जो हाई रिस्क पे होती हैं उनमें हमें लाजमी प्रोफाइलेक्टिक हेपेरिन के इंजेक्शंस देने होते हैं। अगर डीप वीन थ्रोम्बोसिस या पल्मोनरी एम्बोलिज्म आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो उसमें आपको फुल एंटीकोगुलेंट थेरेपी जो है वो कमेंस कर देनी होगी एट अ लोअर लिम्ब कंप्रेशन एंड लोअर लिम्ब कंप्रेशन अल्ट्रासाउंड एंड लंग स्कैन शुड बी कैरिड आउट विद इन 24 to 48 आवर। यानी अगर डीवीटी आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि इस वुमेन में है या पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो उस मदर को आपने फुल एंटीकोगुलेंट थेरेपी जल्दी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि उसको डीवीटी है पल्मोनरी। और रूल आउट करने के लिए आपने लोअर लिम्ब का अल्ट्रासाउंड करना है, डॉपलर ज़्यादातर होता है, कंप्रेशन अल्ट्रासाउंड, और एम्बोलिज्म के लिए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के हम लंग स्कैन कर रहे हैं, ये 24 to 48 आवर्स में आपने करना होगा, ठीक हो गया। उसके बाद आता है परप्यूरल पायरेक्सिया, विच इज़ ए मेजर टॉपिक। परप्यूरल पायरेक्सिया एंड सेप्सिस एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें आपको सिनेरियो दिया होता है मोस्टली कि वुमेन को हाई ग्रेड फीवर है, फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज, एग्जामिनेशन पे यूट्रस इनलार्ज है, पीवी की ऑस ओपन है और प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन फेल्ड हुए। तो अब बताएं परप्यूरल पायरेक्सिया क्या है। ज़्यादातर क्वेश्चन ये होते हैं, केस देके परप्यूरल पायरेक्सिया को डिफ़ाइन करें, परप्यूरल पायरेक्सिया के कॉमन कॉजेज़ क्या हैं, इसको आप कैसे मैनेज करोगे, ठीक है। इसी तरह रिसेंटली आया 25 में, 2024 में भी पोस्टपार्टम फीवर क्या है, उसकी डीडीज़ क्या हैं, आप कैसे मैनेज करोगे, ठीक है। तो कॉजेज़, डेफिनेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें